हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास प्लस टू का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जो हमारी सेकंड पार्ट है। इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉपुलेशन, जनसंख्या, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संरचना। तो मैं राजेश कुमार हिमालयन सरकाघाट से ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस टॉपिक को मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जनसंख्या संरचना, आपने फर्स्ट पार्ट में भी इसके बारे में डिटेल में आपने पढ़ा हुआ, इसकी डेफिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंख्या संरचना या संगठन किसे कहा जाता है। व्हाट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन? तो पॉपुलेशन कंपोजिशन से अभिप्राय है कि किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या की रचना किस किस प्रकार के वर्गों के व्यक्तियों के द्वारा हुई है, उसको जनसंख्या संरचना कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी देश की जनसंख्या में कितने लोग जो हैं गांव में रहते हैं, कितने लोग जो हैं शहरों में रहते हैं, कितने लोग जो है वो शिक्षित हैं, कितने लोग जो हैं अशिक्षित हैं, कितने लोग साक्षर हैं, कितने निरक्षर, और उसके साथ साथ कितने बच्चे हैं, कितने प्रौढ़ हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और कितने रोजगार में लगे हैं, कितने बेरोजगार हैं। ये सारी चीजें जो है क्या कहलाती हैं? जनसंख्या संगठन या कंपोजिशन जो है वो कहलाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो जनसंख्या जो कंपोजिशन है उसमें हमने बात की कि रूरल अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रामीण शहरी आबादी जो है उसके बारे में। फिर आयु संरचना के बारे में, लिंग संरचना, रिलीजियस कंपोजिशन है, धार्मिक संरचना है, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है, भाषाई संगठन है, और ऑक्यूपेशनल संरचना के बारे में हमने पढ़ा है। तो एक एक के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है रूरल अर्बन पॉपुलेशन, ग्रामीण शहरी या नगरीय पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे भारत देश में जो कंपोजिशन है वो क्या है कि कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने लोग जो हैं शहरों में रहते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या की जो परसेंटेज है 2001 के आंकड़ों के अनुसार वो है 68.84%। ये लोग रहते हैं गांव में। और जो अर्बन पॉपुलेशन है, इनकी नगरीय जनसंख्या जो है वो है 31.16% जो है वो जनसंख्या हमारी नगरों में रहती है। अब ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनके जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उसके आधार पर इसको हम वर्गीकृत करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या उसको हम कहते हैं जो अधिकांश जिस क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र से जो है अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। और नगरीय जनसंख्या हम उसको कहते हैं जो जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है अपनी आजीविका के लिए द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ क्रियाकलापों के ऊपर जो है वो निर्भर रहते हैं। तो बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या के बारे में कि भारत का कंपोजिशन क्या है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 68.84% जो है जनसंख्या हमारी ग्रामीण जनसंख्या है। तो ये हुई हमारी भारत देश की मध्यमान, ठीक है, मध्यमान जनसंख्या हुई। तो बात करते हैं कि सबसे अधिक जो ग्रामीण जनसंख्या रहती है वो है, सबसे स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश। 90.21% जो है जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की गांव में रहती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है बिहार 89.53% के साथ। फिर सिक्किम है 88.90% के साथ। और ऐसे राज्य जिन राज्यों की मिनिमम जनसंख्या या कम जनसंख्या जिन क्षेत्रों गांव में जिनकी रहती है उनमें है गोवा 50.53% के साथ। फिर तमिलनाडु आता है 56.14% के साथ। फिर थर्ड पोजीशन पे है महाराष्ट्र। इसके पश्चात हम बात करते हैं, ये जो डायग्राम है इसमें भी आप देखेंगे रेड कलर जो है वो ग्रामीण जनसंख्या को, ब्लू कलर जो है वो नगरीय जनसंख्या को जो है शो कर रहा है। इसके पश्चात हम बात करते हैं अर्बन कंपोजिशन की, शहरी संरचना के बारे में, नगरीय जनसंख्या के बारे में। तो अर्बन जनसंख्या जो रहती है वो 31.1% जो है वो हमारे देश में नगरों में रहती है।
फिर स्टेट वाइज हम बात करें तो तमिलनाडु 43% के साथ जो है, बड़े राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु जो है वो 43% पॉपुलेशन के साथ जो है अग्रणीय है। ऐसे छोटे राज्यों की बात की जाए तो मिजोरम आता है, वो है 50.50% के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पे आता है गोवा 49% के साथ। लेकिन ये जो राज्य हैं ये छोटे हैं, क्षेत्रफल के आधार पर ये थोड़े छोटे हैं। लेकिन तमिलनाडु जो है बड़े राज्यों में जो आता है 43%, महाराष्ट्र आता है फिर 42% के साथ जो है वो जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत। फिर इसके पश्चात हम बात करते हैं एज कंपोजिशन की, आयु संरचना के बारे में। तो आयु संरचना के आधार पर हम देखते हैं, आयु संरचना का अभिप्राय हुआ कि किसी देश की जनसंख्या में किस किस आयु वर्ग के लोग जो हैं वो किस किस आयु वर्ग के लोग जो हैं उस देश की जनसंख्या में पाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत आता है अलग अलग आयु वर्गों में हम विभाजित करते हैं, जैसे 0 से 14 के लिए, ठीक है। फिर आता है 15 से 29 वर्ष, 30 से 39, 40 से 49, 49 से 59 ईयर्स और 60 अबव जो है वो पॉपुलेशन आती है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे आयु संरचना है, 0 से 14 आयु वर्ष के जो लोग हैं वो है 37% पॉपुलेशन जो है हमारे भारत देश की, वो रहती है, वो आती है 0 से 14 आयु वर्ग के लोग। फिर आता है 15 से 29 वर्ष के लोग हैं, वो हैं 26%। फिर है 32-39 आता है 13%। फिर 42-49% के आसपास जो है 9% जो आयु जो वर्ग है वो आता है। फिर है 50-59% आता है, वो है 6.27%। फिर आता है 60 अबव जो आते हैं वो है 6.76% पॉपुलेशन जो है वो किसी देश की, हमारे देश की जो है वो रहती है। ये जो डाटा है ये है 2011 के आंकड़े जो हैं आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो आयु वर्ग जो है ये बात जो है वो सिद्ध करता है कि हमारे भारत देश में आपने देखा है कि लगभग 50% की पॉपुलेशन जो है जो 0 से लेकर के 29 ईयर्स की एज ग्रुप जो है वो बना देता है, लगभग 50% पॉपुलेशन। तो निकट भविष्य जो है हमारे देश का वो विकास की ओर जो है अग्रसर हुआ, क्योंकि मैन पावर जो है हमारे पास वो बहुत बड़ी मैन पावर जो है वो पाई जाती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं सेक्स कंपोजिशन की, लिंग संरचना की। लिंग संरचना से अभिप्राय हुआ कि किसी देश में पाए जाने वाले जो पुरुष और स्त्रियां हैं उनके अनुपात को जो है लिंग संरचना जो है कहा जाता है, सेक्स कंपोजिशन जो है इसको कहा जाता है। तो 2011 के अनुसार भारत देश की जो एवरेज जो कंपोजिशन है इसकी सेक्स कंपोजिशन वो है 940 फीमेल्स ऑब्लिक 1000 मेल, यानी कि 940 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों के अनुपात में। तो ये जो संगठन है ये दिखाता है कि अगर किसी देश में अगर 1000 पुरुषों से अधिक स्त्रियां हैं तो अधिक स्त्रियों का तात्पर्य हुआ कि उस देश में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और लोगों की जो विचारधारा है वो उच्च विचारधारा है और पुरुष प्रधान समाज नहीं है, ये चीज जो है वो शो करता है। तो लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि किसी देश में पाए जाने वाली जो जनसंख्या है अगर उस जनसंख्या में ज़्यादा महिलाएं हैं तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। कुछ भी कारण हो सकते हैं, प्रवास हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है या युद्ध की स्थिति हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में भी फीमेल जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो भारत देश में जो एवरेज है वो है 940 फीमेल्स। और सबसे अग्रणीय जो राज्य है हमारे भारत देश में वह केरला 1084 स्त्रियां जो हैं वो 1000 पुरुषों के अनुपात में पाई जाती है। तो इस राज्य में एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है, उसका कारण है। फिर हरियाणा जो है वो इसमें लोएस्ट है, 861 जो है वो फीमेल्स रहती हैं। तो सेक्स कंपोजिशन को दिखाने के लिए ये पिरामिड जो है वो दिखाया जाता है, एक तरफ जो है मेल हैं और दूसरी तरफ फीमेल, इसके कंपोजिशन को है दिखाया जाता है और एज ग्रुप के हिसाब से जो है यहाँ पे कंपोजिशन दिखाया जाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं रिलीजियस कंपोजिशन की, धार्मिक संरचना के बारे में। धार्मिक संरचना के अंतर्गत किसी देश में किस किस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो उस देश में निवास करते हैं उसके बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। तो भारत देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं और इन धर्मों के अंतर्गत जो सबसे अधिक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो हिंदू, लगभग 79.80% जो है वो हिंदू धर्म के लोग जो हैं भारत देश में रहते हैं। फिर इसी भारत देश में हिमाचल प्रदेश में 95% जो है वो हिंदू निवास करते हैं, जो सबसे अग्रणीय है, सबसे ज़्यादा है। फिर दूसरी जो धर्म है वो है इस्लाम,
तो इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम धर्म को ये अनुयायी जो हैं वो है 14.23%, और यूपी में जो है वो सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। फिर है ईसाई धर्म, ये इस धर्म को मानने वाले लोग हैं 2.30%। केरल जो है वो अग्रणी है, सबसे अधिक लोग जो हैं वो इस धर्म को मानने वाले केरल में रहते हैं। फिर सिखिज्म है, ये पंजाब में है, 1.72% लोग जो है इस धर्म को मानते हैं। फिर बौद्ध धर्म आता है, वो है 0.70% लोग महाराष्ट्र में सबसे अधिक इसको मानते हैं। फिर जैन है, वो 0.37%, और दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं वो 0.7% आता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, भाषाई संरचना। भाषाई संरचना का मतलब कि भारत देश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं, अलग अलग बोलियां जो हैं बोली जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि हर 4 किलोमीटर के बाद जैसे ही बदला पानी वैसे ही बदली वाणी। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे संविधान के अनुसार यहाँ पे कुछ एक जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को जो अनुच्छेद के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मान्यता प्राप्त हैं। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं। सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा है भारत देश में वो है हिंदी। तो हिंदी लैंग्वेज जो है सबसे अधिक बोली जाती है, 40.42% लोगों के द्वारा जो है वो हिंदी बोली जाती है। आप मानचित्र में भी देखेंगे, यहाँ येलो कलर जो है वो हिंदी लैंग्वेज को जो शो करता है। लगभग नॉर्थ इंडिया में ये लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। फिर दूसरे नंबर पर हिंदी के बाद आती है बांग्ला। बांग्ला जो बोली जाती है ये बोली जाती है 8.3% लोगों के द्वारा। फिर है तेलुगु, 7.87% के साथ जो है तेलुगु यहाँ पे आप देखेंगे। फिर मराठी है 7.45% के साथ मराठी। फिर तमिल आती है 6.32%, यहाँ पे तमिल बोली जाती है। फिर उर्दू है 5.18% के साथ जो है, और इसी के साथ साथ जो गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, असमिया, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, कश्मीरी, और लास्ट में जो है संस्कृत। जो सबसे कम बोली जाने वाली भारत देश में भाषाएं हैं वो है कश्मीरी और संस्कृत जो है वो बोली जाती है। इसके पश्चात है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब व्यावसायिक संरचना कि किसी देश में रहने वाले जो लोग हैं वो किस किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं और उस व्यवसाय से अपनी आजीविका जो है अर्जित करते हैं। तो भारत देश में जो इकोनॉमिक स्टेटस के द्वारा जो है यहाँ पे लोगों को 3 भागों में जो है बांटा जाता है जो काम करने वाले लोग हैं। सबसे पहले आता है मेन वर्कर्स, मुख्य कामगार। दूसरा है मार्जिनल वर्कर्स, सीमांत कामगार, और तीसरा है नॉन वर्कर्स आते हैं, गैर कामगार, जिनको पास कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो कामगार है और दूसरा व्यक्ति जो है गैर कामगार है। तो जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में 183 दिन अगर कोई काम करता है, 183 डेज अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको हम बोलते हैं कामगार जो है हम बोलते हैं। और सीमांत कामगार हम जिसको बोलेंगे जिस व्यक्ति को 183 दिनों से कम, 183 डेज से कम अगर काम मिलता है तो उसको सीमांत कामगार हम बोलते हैं। और नॉन वर्कर उसको हम बोलेंगे, या गैर कामगार उसको बोलेंगे जिसको वर्ष में किसी भी प्रकार का, वर्ष भर में किसी प्रकार का काम जो है उपलब्ध नहीं होता है, उसको हम गैर कामगार जो है हम बोलते हैं। तो भारत देश में जो मुख्य कामगार और सीमांत कामगार हैं वो हैं 39%, और जो नॉन वर्कर हैं, गैर कामगार जिनको काम नहीं है, वो आते हैं 61%। इसके अंतर्गत जो बच्चे, बूढ़े लोग जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी इसको हम बोलते हैं, आश्रित जनसंख्या भी इसको हम बोलते हैं। फिर इसके पश्चात है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत ही हम बात करते हैं। तो भारत देश में 54.6% लोग जो है अपनी आजीविका या व्यवसाय में लगे हैं, वो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। इसी में से 3.8% पॉपुलेशन जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, जो कुटीर उद्योग हैं उनमें लगी हुई है। और 41.6% लोग जो हैं वो बिजनेस या ट्रेड या दूसरे अन्य प्रकार के व्यवसायों से अपनी आजीविका जो है अर्जित करते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं, ये जो गैर कामगार हैं ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी है। ये अपनी आवश्यकताओं के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहती है? जो कामगार हैं, हमारे मुख्य कामगार हैं, उनके ऊपर जो है ये निर्भर रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।